भारत की खोज। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज से अध्याय 1 अहमदनगर का किला। दरअसल बात है आज़ादी के आंदोलन की, जब जवाहरलाल जी को अंग्रेजी सरकार ने अहमदनगर के किला स्थित जेल में कैद कर दिया। यह उन दिनों उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। वहाँ उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है भारत की खोज, जो उन्होंने अंग्रेजी में डिस्कवर ऑफ इंडिया के नाम से लिखी थी। बाद में उसे हिंदी सहित अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। नेहरू जी लिखते हैं, यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। हिंदी महीनों को 2 पखवाड़ों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जिन 15 दिनों में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं को पूर्ण कर अपनी पूर्णता में होता है, वह पखवाड़ा शुक्ल पक्ष कहलाता है। इसी प्रकार दूसरे पखवाड़े में 15 दिनों तक आकाश में चंद्रमा का प्रादुर्भाव नहीं रहता, वह समय अंधेरे का समय होता है, जिसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष के 15वें दिन को अमावस्या कहते हैं। आगे नेहरू जी कहते हैं कि शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था, तब से हर बार जब नया चाँद उगता है, अर्थात जब भी पूर्णिमा की तिथि होती, वह मुझे याद दिला दी जाती है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चाँद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है, अर्थात पूर्णिमा का चाँद उन्हें याद दिलाता रहता कि अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आता है। यहाँ स्थायी सहचर से अर्थ होता है वह साथी जो हमेशा साथ चलने वाला हो जाता है। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी बागवानी करना शुरू कर दिया। बागवानी का अर्थ होता है फूल फुलवारी लगाना। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियाँ देखी हैं। नेहरू जी पुराने किले की मिट्टी में फूलों के लिए जब क्यारियाँ बनाते तो उन्हें इसमें कठिनाइयाँ आती थीं, क्योंकि वह पुराने किले की दीवारों की मिट्टी थी, जहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद आ जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला की। उसके साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। आगे नेहरू जी लिखते हैं, खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों की ऊपरी हिस्से मिले, अर्थात किला बहुत पुराना हो चुका था, जर्जर हो चुका था और उसकी बड़ी बड़ी दीवारें ढह गई थीं, जिससे मलबे की दीवारें ढह जाने से जो मिट्टी थी
वह ककड़ीली, पथरीली और अनुपजाऊ थी। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने हाथ में कुदाल छोड़कर कलम उठा ली। अर्थात नेहरू जी चाह रहे थे कि और खुदाई करके वहाँ के इतिहास का पता लगाया जाए, परंतु अंग्रेज़ अधिकारियों ने उसे रोक दिया। इस बात को लेकर नेहरू जी ने क्यारियों का काम छोड़ दिया और लेखन कार्य के लिए कलम उठा ली। नेहरू जी लिखते हैं कि जब उस किले में अंग्रेज़ों के अत्याचार के कई निशान थे, लेकिन उस समय वह उन्हें लिखना नहीं चाहते थे क्योंकि आज़ादी तब उसका इतिहास कैसा होगा वह कह पाना तब संभव नहीं था। आगे लिखते हैं, ना ही मैं पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। अर्थात मैं कोई खुदा या देवता नहीं जो मैं भविष्यवाणी कर सकूँ कि इतिहास में उस किले का और क्या होगा और कौन कौन से रहस्य वहाँ स्थापित हुए होंगे या नए होने वाले हैं। ना ही मैं किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता हूँ। गेटे नामक एक विद्वान ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखक अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अर्थात इस प्रकार के जो इतिहास होते हैं वह अतीत के बोझ के तले दबे होते हैं, लेकिन उसका जितना भी बोध हो वह व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाता है और संतुष्टि पहुंचाता है। नेहरू जी अतीत के दबाव अर्थात भूतकाल के भय को लेकर लिखते हैं, दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। अर्थात मनुष्य के अंदर सहन शक्ति और जूझने की हिम्मत पैदा करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोंटू होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। अर्थात यहाँ नेहरू जी रूढ़िवादी सभ्यता की बात करते हुए कहते हैं कि नए बदलाव की ओर पुरानी सभ्यताएं जाने में हिचकिचाने लगती हैं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तर देने वाला हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, अर्थात हजारों वर्षों में प्राप्त किया। नेहरू जी को उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, किस चीज़ का वर्णन करूँगा। मेरी विरासत मतलब होता है मेरे पास संपत्ति क्या है, किस संपत्ति को लेकर मैं उसका वर्णन करने जाऊँ। उनकी विजयों का, उल्लास का, उसकी पराजय की दुखद यंत्रणा का, मानव के हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। नेहरू जी लिखते हैं, मैं क्या लिखूं? अपने इतिहास का गौरव या पराजय का कष्ट जो हृदय को द्रवित करता है, या मानव के उस अचंभित करने वाले इतिहास को जिसकी शुरुआत हजारों वर्ष पहले हुई थी। मैं इन सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक ख़ास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता है। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। अर्थात हमारे रक्त में, हमारे व्यक्तित्व में वह बात समाई हुई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। अर्थात नेहरू जी भारत के प्राचीन इतिहास
और वर्तमान के नए युग के बारे में लिखने का प्रयास करना चाह रहे हैं। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। नेहरू जी अपने आप को अल्पज्ञ घोषित करते हुए कहते हैं कि मैं जो लिखने जा रहा हूँ उसमें कितना सत्य है कितना नहीं, यह तो इतिहास ही बता सकता है। पर मैं तो जो लिख रहा हूँ वह केवल उसका ऊपरी स्पर्श है, क्योंकि उसके भीतर की गहराई छू पाना मेरे लिए भी संभव नहीं है। अब बारी है प्रश्नाभ्यास की। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को समझाइए। प्रश्न 2, नेहरू जी कौन थे और उन्हें अहमदनगर की जेल में क्यों डाला गया था? प्रश्न 3, नेहरू जी को अपनी कैद किए जाने का दिन कैसे याद आता था? प्रश्न 4, नेहरू जी जेल में क्या काम करते थे और उन्हें किस कठिनाई का सामना करना पड़ता था? प्रश्न 5, जब नेहरू जी को क्यारी खोदने की आज्ञा नहीं मिली तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? अब पाठ 1 यहीं समाप्त होता है। अगली कड़ी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।